राज्यपाल का कुलपतियों से शिक्षा को नई दिशा देने का आह्वान। शोध, नवाचार और शैक्षणिक वातावरण पर बल। कहा, कुलपति केवल प्रशासक नहीं बने एकेडमिक लीडर। रांची में पंचायत उपबंध नियमावली पर राज्य स्तरीय कार्यशाला। ग्रामीण विकास मंत्री का पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल। सामुदायिक सशक्तिकरण पर फोकस। पस्त होती नक्सल विचारधारा। रांची में 27 नक्सलियों ने डाले हथियार। डीजीपी की बच्चे माओवादियों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील। और रांची में कल से शुरू होगा देश का बड़ा खेल महाकुंभ। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 700 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर इटली से आज नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इटली यात्रा की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर साझा की हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी, उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। My friend, how are you? Nice to see you. जब दो सभ्यताएं मिलती हैं, तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। रांची में आज से 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन शुरू हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कुलपतियों से शिक्षा को नई दिशा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आउटकम स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। रांची में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने किया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय की पहचान केवल परिसर से नहीं, बल्कि शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन, शोध, नवाचार और उपलब्धियों से होता है। विश्वविद्यालयों की पहचान केवल परिसरों से नहीं, बल्कि उनके शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन, शोध, नवाचार और उपलब्धियों से होता है। आउटकम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। जिस दिन झारखंड के विद्यार्थी ये महसूस करेंगे उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए राज्य के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, उस दिन हम कह सकेंगे कि हमारा प्रयास वास्तव में सफल हुआ है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय और शैक्षणिक परिसरों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर चर्चा हुई। साथ ही एआई और नवाचार के नवोन्मेष को शिक्षा में समाहित करने पर जोर दिया गया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय समस्याओं के समाधान के साथ आगे बढ़ने का है। अक्सर कई शिक्षक संगठक मुझसे मिलने आते हैं
उनके पास केवल समस्याएं रहती हैं, और ये कोई नहीं बताता कि उच्च शिक्षा में सुधार हेतु वे क्या कर रहे हैं या वो क्या कर सकते हैं। अब समय केवल समस्याओं की चर्चा करने का नहीं, बल्कि समाधान और परिणामों के साथ आगे बढ़ने का है। कार्यक्रम में शामिल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 के तहत संचालित होंगे। उन्होंने इस एक्ट के क्रियान्वयन पर जोर दिया। सिलसिले में जो रिफॉर्म्स चाहिए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो एडमिशन होगा, एनुअल एकेडमिक कैलेंडर्स होगा, एग्जामिनेशन सिस्टम्स होगा, कैसे इवन और ऑड सेमेस्टर्स फंक्शन करेंगे, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। फिर है कि नए एक्ट के मुताबिक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि हम आजकल बात कर रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट और प्रमोशन की जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारी एक बहुत पुरानी एक समस्या बनी हुई है कि समय पर रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, तो इस नए एक्ट में प्रावधान किया गया है झारखंड यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनाने का। वो एक्ट में प्रावधानित किया गया है और उसकी जो परिकल्पना है, जो उसका रूल है, वो फ्रेम हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है उसके थ्रू हम लोग 3 महीने के अंदर में इसके रूल्स को एस्टैब्लिश कर लेंगे। सम्मेलन में यूजीसी के संयुक्त सचिव दीपक वत्स, उच्च शिक्षा में नीति अनुसंधान केंद्र के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा भी शामिल हुए। इस दौरान राज्य के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध, नवाचार और प्रशासनिक सुधारों को लेकर मंथन हुआ। सम्मेलन के जरिए उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने, विश्वविद्यालयों को अधिक जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया गया। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। नई दिल्ली प्रवास के क्रम में मंत्री हफीजुल हसन ने अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। श्री हसन ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री का झारखंड में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य विषयों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से झारखंड में विकास और सामाजिक समरसता की दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन और सामुदायिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित क्षेत्रों में विकास की धारा बहाने के लिए कृत संकल्पित है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बिरसा मुंडा जेल कांड पर मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया है। श्री मरांडी ने पूछा कि अब तक दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आखिर इस मामले में किसे बचाने की कोशिश हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब सच पर पर्दा नहीं पड़ेगा और हर चेहरा बेनकाब होगा। श्री मरांडी ने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य में अधिकारियों के तबादले पर भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। झारखंड समेत देश भर में नक्सल विचारधारा अस्त हो चुकी है और भटके लोग मुख्यधारा में शामिल होकर नई दिशा की ओर चलने को तैयार हैं। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष 27 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। डीजीपी ने बचे नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। झारखंड के लिए गुरुवार का दिन नक्सल उन्मूलन अभियान के नजरिए से ऐतिहासिक रहा, जब एक साथ 27 नक्सलियों ने मुख्यधारा से जुड़ते हुए पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के मिशन जनजीवन के तहत झारखंड में नक्सलियों का यह अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर रहा। मौके पर पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने बचे माओवादियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील की। हमारे भटके में साथियों को, झारखंड वासियों को पुनः मुख्यधारा में स्वागत कर रहे हैं। पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वालों में कई इनामी और महिला नक्सली भी शामिल थी। इन नक्सलियों ने 16 हथियार, 27 मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस के साथ हिंसा त्याग मुख्यधारा में वापसी की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया और उन्हें सरकार की नीतियों के तहत राशि प्रदान की। डीजीपी ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने में सहयोग किया जाएगा।
जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली चाईबासा और गिरिडीह के रहने वाले हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 5 लाख के इनामी सागेन आगाड़िया के खिलाफ 123 केस दर्ज है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस वर्ष अब तक झारखंड में 44 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम को सफल बनाने में केंद्रीय अर्धसैन्य बलों का भी योगदान रहा है। झारखंड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, झारखंड जगुआर और अन्य सूचना तंत्र में जुड़े पदाधिकारी सभी को अंदर से धन्यवाद दे रही हूँ और आगे इस तरह की कंबाइंड और कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट को जारी रखने की इच्छा व्यक्त करती हूँ। झारखंड कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और उनकी समानांतर सरकार चला करती थी, लेकिन हाल के वर्षों में यह विचारधारा पस्त हुई है। गढ़ ढह गए और संगठन तार तार हुआ। सुरक्षा बलों की घेराबंदी ने लाल आतंक को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के आईजी अभियान माइकल राज एस और सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के परिजन मौजूद थे। रांची से विकास और प्रणय के साथ मैं दिवाकर कुमार। कृषि प्रधान देश में मौसम का मिजाज किसानों की चिंता बढ़ा देता है, लेकिन सही तकनीक और सही समय पर मिली जानकारी से सुखाड़ जैसी आपदा को भी मात दी जा सकती है। इसी उद्देश्य के साथ कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के निर्देशानुसार दुमका में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। दुमका कन्वेंशन सेंटर में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला का उद्घाटन उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने किया। उन्होंने कहा कि कम वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों को कम पानी में बेहतर उत्पादन हासिल किए जाने वाले तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए कि हम लोग वो टेक्निक अपनाएं जिससे कम बारिश में भी हम लोग बेहतर से बेहतर कर सकें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में इस चीज में पहली चिंतन जिसमें किया गया है, फोकस क्रॉप्स बनाए गए हैं, यानी वो चीज जिसको आप खेती ज्यादा करें, जो कम पानी चाहिए, जैसे दाल जो है जिसमें कम पानी चाहिए होता है। कार्यक्रम में शामिल जिला कृषि पदाधिकारी निशा कुल्लू ने बताया कि इस वर्ष मानसून में 20 से 30% तक कम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए किसानों को ऊंचे क्षेत्र में धान की खेती कम और निचले क्षेत्रों में अधिक धान की खेती करनी चाहिए। उन्होंने मड़वा, तिलहन और दलहन की खेती पर जोर दिया। इसमें कि उन लोग किसानों को बताया जाएगा कि हर जो हमारा लैंड है, अपलैंड, मीडियम लैंड एंड लो लैंड, उसको किस तरह से हम लोग अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अपलैंड में हम लोग जैसे धान लगाते हैं तो इस बार हम लोग धान को डिस्कार्ड करें, इसके अलावा हम लोग इसके जगह पर दलहनी फसल में और मड़वा की खेती करें, मिलेट्स लगाएं जो कि इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष जोयेश बेसरा, जिला परिषद उपाध्यक्ष, कृषि विभाग के अधिकारी और जिले भर से पहुंचे किसान मौजूद रहे। कर्मशाला में किसानों को खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती, मौसम के अनुरूप बुआई और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली तकनीकों की जानकारी दी गई। और लो लैंड में जो कि हम लोग ज्यादा अवधि वाले धान को लगाते थे, थोड़ा सा हमको उसमें मीडियम अवधि वाले धान को लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी है IR 64 DRT वाली, जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है, तो वो सब हम लोग ले सकते हैं। किसानों को ये हम लोग कहना चाहेंगे। अरहर के साथ इंटरक्रॉपिंग करना है बहुत सारे फसलों का, अरहर में काउपी, पिजन भी अरहर को बोलते हैं, उसको उसके साथ कर सकते हैं हम लोग। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष जोयेश बेसरा ने कहा कि किसानों को बदलते मौसम के अनुसार वैकल्पिक फसलों और वैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपनाना चाहिए। इस चीज के द्वारा लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन जो कमाई यहाँ करेंगे वो बाहर हम घर छोड़ करके चले जाते हैं, वो कमाई हमारा उतना नहीं होगा जितना अपना घर में हम सुखी अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के बीच में हम कर सकते हैं। दुमका जिले में खरीफ सीजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कम वर्षा की आशंका के बीच कृषि विभाग, वैज्ञानिकों और प्रशासन की ओर से किसानों को जागरूक कर वैज्ञानिक एवं वैकल्पिक खेती की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कम पानी में भी बेहतर उत्पादन
सुनिश्चित किया जा सके। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने बड़े भाई और झामुमो के दिवंगत नेता दुर्गा सोरेन को रांची में पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा सोरेन का संघर्ष राज्यवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुर्गा सोरेन को पुण्यतिथि पर नमन किया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के सिलसिले में देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान में 24 मई को जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन होगा। समागम को मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इस समागम में झारखंड बिहार के जनजातीय समुदाय के लोग भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। और चलिए अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोडरमा में कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कम वर्षा, सुखाड़ की स्थिति में मक्का, मड़ुआ और अरहर जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती पर किसानों को जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न कृषि योजनाओं से भी अवगत कराया गया। कोडरमा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल, मिष्ठान भंडार और फूड स्टॉलों की जांच की। कई दुकानों में बिना लाइसेंस कारोबार और कैंसर कारक प्रतिबंधित रंग का उपयोग मिला। जलेबी, चटनी और अन्य खाद्य सामग्री नष्ट कर कारोबारियों को स्वच्छता लाइसेंस और FSSAI मानकों के पालन का निर्देश दिया गया। पलामू के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, जल संरक्षण, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कम वर्षा की स्थिति में कम पानी वाली खेती, सोलर पंप, बहुफसली खेती, हॉर्टिकल्चर और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। दुमका के मसलिया प्रखंड स्थित आमगाछी पहाड़ गांव में PVTG समुदाय की महिलाओं को सखी मंडलों से जोड़ने का अभियान चलाया गया। इस दौरान 17 महिलाओं को 3 नए सखी मंडलों से जोड़ा गया। महिलाओं को आजीविका, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। गुमला में आयोजित साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस में विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी गई। संबंधित अधिकारियों को सभी आवेदनों का त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। देवघर के कर्रों प्रखंड अंचल कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर जनहित योजनाओं की स्थिति का अवलोकन किया गया। इस दौरान पेयजल व्यवस्था, खराब चापाकलों की मरम्मती और सिकटिया बराज से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। देवघर में आयोजित जनता दरबार के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी गई। संबंधित विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि आम लोगों को बार बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े और उनकी समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। और चलिए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। मई का महीना समाप्त होने में अब करीब 10 दिन शेष हैं, लेकिन अब तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी है। इस महीने आमतौर पर भीषण गर्मी पड़ा करती है, लेकिन बारिश की फुहारों ने चढ़ते पारे को थोड़ा सा
थाम रखा है। पिछले 2-3 दिनों से पलामू और सरायकेला खरसावां समेत कुछ जिलों में हालांकि तापमान बढ़ता दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 26 मई तक बारिश, आंधी और वज्रपात के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अन्य जिलों में भी गर्मी का सितम बढ़ा है। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों के लिए समर कैंप का रोमांच भी शुरू हो जाता है, लेकिन महंगे शुल्कों के कारण कई बार कुछ बच्चे इन कैंपों से वंचित रह जाते हैं। इसी सोच को बदलते हुए जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में एग्रीको हेल्थ एसोसिएशन द्वारा एक बेहद अनूठे और पूरी तरह से निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया है। जमशेदपुर का एग्रीको मैदान इन दिनों बच्चों की किलकारियां और उत्साह से गूंज रहा है। एग्रीको हेल्थ एसोसिएशन द्वारा 11 मई से शुरू हुआ यह समर कैंप आगामी 25 मई तक चलेगा। इस वर्ष कैंप का यह 14वां साल है, जहां 50 राज्य स्तरीय कोच बच्चों और उनके माता पिता को विभिन्न खेल और योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कैंप 11 मई से चालू हुआ हमारा। आज इसमें रेन डांस का प्रोग्राम है। परसों हमने सूर्य मंदिर में स्विमिंग पूल में वहाँ मस्ती किए सारे बच्चे विद पेरेंट्स। वहाँ डोसा था, कम से कम 1400 डोसा हम लोग पेरेंट्स और बच्चों को दिए। आज रेन डांस के अवसर पर आज छोला भटूरा और ORS ड्रिंक जो हम लोग बच्चों को दिए हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी सारी तरह की है, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, आर्चरी, हैंडबॉल, ये सारे इवेंट्स हमारे यहाँ स्पेशल कोचेस जो ट्रेंड हैं, जो रणजी तक खेले हुए हैं या जो स्टेट खेले हुए हैं। कैंप की सबसे बड़ी खासियत इसका निःशुल्क होना है। एसोसिएशन के महासचिव सनोत सिंह ने बताया कि अन्य जगहों पर भारी फीस के कारण जो बच्चे पीछे छूट जाते हैं, उन्हें यहाँ मंच दिया जा रहा है। खेल कूद के साथ साथ यहाँ बच्चों को संस्कृत के श्लोक, कविताएं और कहानियां भी सिखाई जा रही हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। समर कैंप में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये जिनके पास पैसे हैं उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं पैसे के कारण, तो हम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम लोग उन बच्चों को भी यहाँ शामिल करेंगे जो गरीब तबके से आते हैं। इसी प्रकार यही सोच से इस कैंप की शुरुआत हुई और हम लोग ये कैंप 15 दिनों के लिए आयोजित करते हैं। 15 दिनों में डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फन, डिसिप्लिन, श्लोक कंपटीशन, संस्कृत श्लोक कंपटीशन, कविता कंपटीशन, आर्ट्स और जितने प्रकार के खेल हैं और साथ में बहुत सारी मस्ती, जैसे आज आप देख रहे हैं आज रेन डांस का प्रोग्राम था। इस तरह बीच बीच में हम लोग कुछ न कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं। इस कैंप में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनकी माताएं और अन्य महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं का कहना है कि यहाँ रोज 2 घंटे योग और खेल के आयोजन से न सिर्फ उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, बल्कि समाज में उनका एक नया सोशल सर्कल भी तैयार हो रहा है। ये हो रहा था 10वां दिन है। गर्मी की छुट्टियों को इस कैंप ने बच्चों के लिए बेहद यादगार बना दिया है। कराटे और फुटबॉल सीख रही बच्चियों ने कहा कि छुट्टियों का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। समर कैंप जो बहुत अच्छे से हुआ है, आज है रेन डांस जो काफ़ी बच्चों ने खूब मस्ती की है और मैं यहाँ कोच हूँ कबड्डी की और मैं भी यहाँ बहुत मस्ती की हूँ। बहुत सारे बच्चे आए हैं। तो जोर से बताओ। आज हम स्विमिंग कर रहे और रेन डांस, बहुत मजा आया। 25 मई को इस 15 दिवसीय समर कैंप का समापन डीजे की धुन, एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज के साथ होगा, जहां बच्चों की प्रतिभा को पुरस्कृत किया जाएगा। बिना किसी स्वार्थ के बच्चों के भविष्य को संवारने और उन्हें छुट्टियों में रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की एग्रीको हेल्थ एसोसिएशन की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट।
राजधानी रांची में कल से 25 मई तक 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव एस.के. पांडे ने बताया कि इस महाकुंभ में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी भाग लेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा और किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष इस दिवस का विषय है सतत चाय उत्पादन मजबूत समुदाय। भाप उड़ाती चाय, कुल्हड़ की खुशबू और हर नुक्कड़ पर चाय की चुस्कियों के बीच चलती बातें। हिंदुस्तान में चाय सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। यही वजह है कि 21 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भारत के लिए खास मायने रखता है। लंबे समय तक कई चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक मान्यता हासिल नहीं थी। ऐसे में भारत ने पहल करते हुए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के माध्यम से इस दिवस को औपचारिक मान्यता देने का प्रस्ताव रखा। भारत की इस पहल का मकसद चाय उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका, ग्रामीण विकास और टिकाऊ कृषि की अहमियत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2019 में 21 मई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। भारत में चाय सिर्फ चुस्कियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था का भी अहम हिस्सा है। देश के 15 राज्यों में चाय की खेती होती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, जबकि उत्तर पूर्व के कई राज्य भी चाय उत्पादन के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। साल 2025 में भारत ने करीब 13,70,000 टन चाय का उत्पादन किया। इसमें अकेले असम का योगदान 50% से ज्यादा रहा, जबकि पश्चिम बंगाल ने करीब 30% हिस्सेदारी निभाई। भारत दुनिया में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और कुल चाय उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। भारत की चाय अब सिर्फ देश की पसंद नहीं बल्कि दुनिया का स्वाद भी बन चुकी है। भारत से चाय निर्यात लगातार बढ़ोतरी के रास्ते पर रहा है, जिसमें मात्रा और मूल्य दोनों में मजबूती देखने को मिली है। वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 2.63 लाख टन चाय का निर्यात किया, जिससे 7,817.58 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। राज्यपाल का कुलपतियों से शिक्षा को नई दिशा देने का आह्वान, शोध, नवाचार और शैक्षणिक वातावरण पर बल, कहा कुलपति केवल प्रशासक नहीं बने एकेडमिक लीडर। रांची में पंचायत उपबंध नियमावली पर राज्य स्तरीय कार्यशाला, ग्रामीण विकास मंत्री का पेशा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल, सामुदायिक सशक्तिकरण पर फोकस। पस्त होती नक्सल विचारधारा, रांची में 27 नक्सलियों ने डाले हथियार, डीजीपी की बचे माओवादियों से मुख्य धारा से जुड़ने की अपील। और रांची में कल से शुरू होगा देश का बड़ा खेल महाकुंभ, 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 700 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम।